अस्सलाम वालेकुम। माली साल 2023-24 का बजट कल पेश होने जा रहा है और सुनो न्यूज़ की खसूसी इस ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ जमील सुखेरा। नाज़रीन, पीडीएम का 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद अब अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहा है और वो भी एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल बहुत पेचीदा हो चुकी है। IMF की जानिब से नवा जायजा मुकम्मल ना होने पर पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त ना मिलने से पाकिस्तान सख्त मुआशी मसाइल का शिकार है और हालात कमोबेश वही हैं जहां गुज़श्ता साल पीडीएम हुकूमत के पहले बजट के वक्त थे। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई के इस दौर में हुकूमत आइंदा माली साल का विफाकी बजट पेश करने जा रही है। अब इस बजट में किसको क्या मिलेगा, ये बजट कैसा होगा, कितना रिलीफ आवाम तक पहुंचेगा, ये कुछ बड़े सवालात हैं। इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा या फिर मुश्किलात में इजाफा होगा, इस तरह के बेशतर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क भर से माहिरे मुआशियात, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर और ट्रेडर्स, तर्जुमान। उनसे इस बजट पर सैर हासिल हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे चलूँ। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे मुआशी माहिर खुरम शहजाद साहब, हेड PIDE डॉक्टर शुजात फारूक साहब, माहिर इंटरनेट पॉलिसी डॉक्टर कामिल तारट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राइम डॉक्टर अली सलमान, रीजनल चेयरमैन FPCCI नदीम कुरैशी, माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब, अदनान पराचा, डॉक्टर शुमाइल और सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आइंदा माली साल 2023-24 का बजट कल बरोज़ जुमा वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी असम्बली बजट इजलास में पेश करेंगे। मजमूई बजट का जो हजम है वो 14,500 अरब रुपए बताया जा रहा है। इस बजट में तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ मिलेगा और बहुत सी पुरआसाइश अशिया पर टैक्स भी लगने के इम्कानात हैं। अभी तक तफसीलात के मुताबिक कौमी तरक्याती बजट 2,709 अरब रुपए का तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा कुछ डिटेल्स जो आपके साथ हम शेयर करते चलें, उसमें तजारती खसारे के अलावा टैक्स पर मुख्तलिफ अशिया पर जो टैक्स लगेगा, उसके अलावा 950 अरब रुपए PSDP और 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तस किए जाएंगे। विफाकी बजट में कर्ज़ों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए रखे जाएंगे। विफाकी बजट में 9,200 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू की मद में वसूलियां की जाएंगी और नॉन टैक्स अहदाफ की मद में 2,800 अरब रुपए की वसूलियां की जाएंगी। इक्तिसादी शरह नमू की अगर बात की जाए तो इसका हदफ जो इस वक्त 0.29 पर जा रहा है, आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी शरह नमू का हदफ 3.5% और महंगाई की शरह जो इस वक्त 38% है, आइंदा माली साल के लिए महंगाई का तखमीना 21% लगाया गया है। आइंदा माली साल बजट में मुल्की बरामदात का हदफ $30 अरब जबकि दरामदात का तखमीना 58 अरब 70 करोड़ डॉलर्स लगाया गया है, जबकि तजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर होगा। यहाँ सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की बात की जाए तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि 15 से 20% तक उनकी इजाफा होगा सैलरीज और पेंशन में। लेकिन मौजूदा हालात में जहाँ IMF भी हमें IMF ने बेल आउट पैकेज भी नहीं दिया और माहिरीन की राय ये है कि अभी जो बजट पेश किया जाएगा, विफाकी बजट 2023-24 के बाद पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इसमें कितनी हकीकत है या फिर आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब और नदीम कुरैशी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर अली सलमान साहब, डॉक्टर कामिल तारट साहब और डॉक्टर शुजात फारूक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले डॉक्टर कैस असलम साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे भी अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि रवा माली साल के हमारे अहदाफ क्या थे, हासिल वसूल क्या हुआ और अगला बजट क्या होगा। बहुत पेचीदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है। ऐसे में हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है, आपके ख्याल में क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा या फिर इसको हम इंतखाबी बजट कहें? शुक्रिया। बात यह है जी कि ये बात तो सही है कि हम क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इंतखाबी बजट तो होगा। असल इशू जो नज़र आना चाहिए वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क में कितनी आती हैं फ़ॉरेन या लोकल,
वही आपको प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। दूसरा जो इशू है कि आप एग्रीकल्चर के साथ जो है उसको किस तरह डायनामिज़म लाएंगे, क्योंकि वो जो फ्लड के एरियाज़ हैं उनमें फिर से प्रोडक्टिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। ये बजट, मेरा तो ये ख्याल है कि मुश्किल अच्छा, होगा। डॉक्टर कैस असलम, सॉरी टू कट यू सर, अभी हम कुछ देर में जो है लाइव जाएंगे बराह रास्त, क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार इक़्तिसादी सर्वे पेश करने जा रहे हैं। तो इक़्तिसादी सर्वे जो पेश किया जाएगा उसको हम तफसील से सुनते हैं, फिर उस पर हम तफसील से बात करेंगे। ओके, अभी कुछ मिनट्स हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, मैं ये कह रहा था जी कि बात ये है कि ये पता होना चाहिए कि क्योंकि मईशत बहुत तेज़ी से नीचे गई और जो मेरी समझ में नहीं आई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हमने जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ दोनों मॉनेटरी और फिस्कल लगाई, उससे हमने इकॉनमी को ऐसे लेवल पे ले गए जहाँ हमारी जो हैं एक्सपोर्ट्स भी कम हुई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हुई, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई। तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। सो बिल्कुल इन द कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो जो हमारे वनरेबल हल्के हैं जो शायद पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं या उसके करीब करीब हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है। बिल्कुल सही। मगर जहाँ प्रॉब्लम है वो ये है कि गवर्नमेंट क्या अपने अखराजात को श्रिंक कर रही है या नहीं, क्योंकि वहीं से तो वो बजटें आ सकेंगी जो इधर उधर, वरना अगर टैक्स ही लगाने हैं बिल्कुल तो सही। फिर सर ये तो सबसे आसान काम है ना, आवाम पर टैक्स लगाना। बिल्कुल सही कहा। अब इखराजात जो हैं इस पर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। उससे पहले मैं नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं कारोबारी तबका जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर, इस बजट से क्या तवक्को रख रहा है, और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर कैस असलम साहब ने कमेंट किया इन्वेस्टमेंट पर, तो इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, हमने पिछले दिनों देखा जब IMF की शराइत मानते हुए इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाया, तो हमें ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेशन शायद थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, लेकिन हमें ये श्योर शॉट था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इस बजट में पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कारोबारी हजरात है, वो क्या तवक्को कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो एक तो बजट के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बजट शायद वो रियल बजट नहीं होगा जो कि हकाइक। सही। चेयरमैन FBR मौजूद नहीं थे नदीम साहब इस मीटिंग में, और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये कैसा इत्तेफाक है कि FBR के चेयरमैन मौजूद ही ना हो और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो अपनी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे उसने इत्तेफाक ही समझ लें कि जब वज़ीर ख़ज़ाना बैठा हो तो उसके साथ लाज़िम व मज़लूम चीज़ है FBR का चेयरमैन का बैठना। एग्जैक्टली। अब FBR के चेयरमैन का ना बैठना किस बात की खमाजी करता है? क्या उसको हटाया जा रहा है? क्या उसको कंटिन्यू किया जा रहा है? क्या टेंशन थी जो उसको नहीं बिठाया गया साथ? और इसके अलावा मैं सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने जो पिछले साल किसान पैकेज अनाउंस किया था, 1800 अरब रुपए का एक किसान पैकेज अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी। उसमें से अभी मसूफ फरमा रहे थे कि 1700 अरब रुपया खर्च हो गया, और जब वो अनाउंस हुआ था उसमें से 200 अरब रुपया उन्होंने सोलर की मद में रखा था। बिल्कुल बिल्कुल कि किसानों के ट्यूबवेल चेंज किए जाएंगे सोलर के साथ, बिजली से हटा दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर वो 1700 अरब रुपया खर्च हो गया तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या किसी किसान का ट्यूबवेल का आपने बिजली काट के सोलर कर दिया? सर मेरा नहीं कतन ख्याल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कतन नहीं। मैं पंजाब की हद तक मैं आपको बड़े बावसूख बता सकता हूँ कि किसी जगह ऐसा नहीं हुआ। जबकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर को तकरीबन 1,38,000 के करीब ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, और अगर 1,38,000, मैं कहता हूँ जी 100% सब्सिडी देने की बजाय आप 70-30 या 80-20 की भी इक्विटी के साथ
फार्मर से पैसा लें और उसके बाद गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे साथ, और वो सोलर अगर लगा दे, ये 2 साल का काम था, अगर ये लगा देते तो गवर्नमेंट को 4000 मेगावाट बिजली, तकरीबन 3800 मेगावाट बिजली बनती है, तो वो मेगावाट बिजली जो थी 4000 मेगावाट वो आप इंडस्ट्री को देते। लेकिन मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन खबर है कि 1700 अरब खर्च भी हो गया और वो सोलर तो कहीं नज़र नहीं आया मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर एक भी प्रोजेक्ट ऐसा ना स्टार्ट हुआ ना कंप्लीट हुआ जिसमें किसानों को ये पैकेज दिया जाए और वो अपने ट्यूबवेल्स को सोलर पे करे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा नदीम कुरैशी साहब। फिर 2-3 चीज़ें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ख़ास तौर पर उनका ये कहना कि जिस तरह मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैंने कहा था कि डॉलर की असल कीमत 190-200 होनी चाहिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 240-245 कह दिया है। हालांकि बजट को जो तैयार किया गया है वो 290 रुपये मद्देनज़र रखते हुए डॉलर को जो है वो इस बजट को भी तैयार किया गया है। लेकिन इस पर भी हम आगे चलकर बहस करते हैं। तरक्याती बजट पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था कि तरक्याती बजट नून लीग अपने दौर में जो रखती थी उसका तकरीबन निस्फ भी नहीं रखा गया पिछली हुकूमत में। लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, तो पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि मौजूदा हुकूमत जो है पीडीएम की 13 जमातों की जो हुकूमत है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाई, और अब इस बजट के बाद अवाम का क्या हाल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं डॉक्टर अली सलमान साहब आपकी तरफ आऊँगा। मार्केट एनालिसिस और रिसर्च क्या कहती है सर, हमारी इकॉनमी के इंडिकेटर्स जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने अभी बताए हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी से कितने मुख्तलिफ है ये? जी बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो अभी हमने देखा कि ग्रोथ रेट तो वो सब एडमिट कर रहे हैं कि 0.29% रहा है, लेकिन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अभी जो वज़ीर मनसूबाबंदी भी कह रहे थे कि जी हमने जो फ्लड्स की वजह से एक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर था, यकीनन पाकिस्तान को फ्लड्स का सामना था, लेकिन साथ ही साथ ये भी जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं इकनॉमिक सर्वे के, उसमें हम देख रहे हैं कि कई ऐसी मेजर क्रॉप्स हैं जैसे वीट, उसमें एक्चुअली एरिया ऑफ कल्टिवेशन में भी इजाफा हुआ, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है जो फ्लड्स बेस्ड आर्ग्यूमेंट है। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी हमने 1 साल में जो अपनी इंडस्ट्री का और मैन्युफैक्चरिंग का जो नुकसान किया उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो हमने जो इंपोर्ट कंप्रेशन की पॉलिसी लेके आए, और दूसरा हमने डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की जी। इंपोर्ट कंप्रेशन से हमें कोई $15 बिलियन की बचत तो हुई, लेकिन वो बचत इसलिए यूज़लेस है क्योंकि उसी मद में हमने देखा कि एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो कि हमारे करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए बड़ा कलीदी इक़दार करती हैं, वो भी कोई 10 और 11% कमी हो गई। बिल्कुल 13% 40% डिवैल्यूएशन हो गई। बिल्कुल। तो ये जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी मिफ्ताह साहब की और डार साहब की, उसका नतीजा ये निकला है कि ग्रोथ हमारी 0 हो गई है, जॉब लॉसेस सिग्निफिकेंट हो चुके हुए हैं, और साथ ही साथ इस वक्त अगर आप इस इम्पोर्ट के लॉस की वजह से जो मैंने एस्टिमेट किया है कि 900 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू में इंपोर्ट्स की वजह से टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होता है, तो उससे भी हम गए, तो टैक्स रेवेन्यू भी लॉस हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम उसमें गए, जॉब लॉसेस भी हुई हैं। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी हद तक इन पॉलिसीज़ का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। सही। तो हम आगे चल के बजाय कि हम बिजनेसेस को और जो एग्रीकल्चर को या सर्विसेज को हम और फैसिलिटेट करें, जो बजट के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन लगता ये है कि वो उनको ज़्यादा टैक्स किया जा रहा है, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ की सूरत हाल कतई खुशाइंद नहीं है इस वक्त, और जब तक कि ये हम अपनी पॉलिसीज़ को वापस स्टेबिलिटी की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक हम अब जो लॉस हुआ है उसको पूरा नहीं कर सकते। ट्रू दैट सर, बिल्कुल। वो जहाँ स्टेबिलिटी की बात होती है वहाँ डार साहब के मुंह से हमेशा निकलता है अल्लाह ताला हिफाजत करेगा हमारे मुल्क की। वो स्टेबिलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि अल्लाह हिफाजत करेगा हमारे मुल्क की, कुछ नहीं होता, हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते। और बाहर बैठे हुए लोगों की उन्होंने मिसाल दी अपनी इसी कॉन्फ्रेंस में कि बाहर बैठे हुए लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो खैर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो, और उनकी बात बड़ा मायने
मायने रखती है, बड़ा वजन रखती है, तो उनको इस तरह की बातें भी जो बड़ा सोच समझ कर करनी चाहिए। आपने रेमिटेंसेस का जिक्र किया, हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में अदनान पराचा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर एसोसिएशन है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। रेमिटेंसेस का 13% कम होना, आपके ख्याल में इसकी बड़ी और बुनियादी वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, या फिर लोगों ने बैंक्स के अलावा जो दूसरे ज़राए हैं उनको चुनना शुरू कर दिया? हवाला हुंडी का अगर मैं जिक्र करूं तो आपके ख्याल में क्या रीज़न है? जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम पे बाहर हैं कितने? इस टाइम पे हमारे तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि तकरीबन 60 to 65% हमारी गल्फ़ स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और उसमें से 90 to 92% जो है हमारी लेबर कैटेगरी है। अब देखें, लास्ट गवर्नमेंट में जो था रेमिटेंसेस की जो फिगर्स थी वो ऑलमोस्ट, ये देखें, हमारे 2021 में हमारी जो रेमिटेंसेस थी तकरीबन 26 अरब डॉलर थी, और हमारी वर्कफोर्स 2021 में गई थी 2,88,000 वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई थी। 2022 के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई है वो 8,32,000 हुई है, और हमारी रेमिटेंसेस 30 बिलियन डॉलर थी। अब चूँकि अब ये देखने में आया कि अभी इन 5 महीनों में हमारे जो वर्कफोर्स है वो तकरीबन 3.25 लाख के करीब बाहर एक्सपोर्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास वो रेमिटेंसेस की वैल्यू बढ़ नहीं रही, जो कि हमारी जितनी वर्कफोर्स जा रही थी मुल्क से बाहर वो रेमिटेंसेस आ नहीं रही। वो क्यों नहीं आ रही? वो उसके अंदर सबसे मेजर जो चीज़ है वो ग्रे चैनल्स का इस्तेमाल है। सही। देखें, इस टाइम पे अनसर्टन सिचुएशन जो पिछले 1 साल से चल रही है, और हमारे वजारत ख़जाना साहब और हमारे सारे मिनिस्टर साहिबान कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। हमारी जो रेमिटेंसेस कम आ रही हैं वो हमारा इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर का गैप है प्राइस का, वो तकरीबन इस टाइम पे 25 से 30 रुपए का आया हुआ है, और एक नई मार्केट भी जनरेट हुई है जो कि तीसरी किस्म की मार्केट है, उसमें तकरीबन 30 रुपए का फ़र्क आया हुआ है। लोगों के अंदर इस टाइम पे इतना खौफ और हरास है कि हर कोई डॉलर को सिक्योर कर रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। तो इस टाइम पे हमारा हमने लास्ट वीक हमने एक लेटर भी लिखा था, प्रपोजल्स भी दिए थे वजारत खारजा को और दाखिला को भी और ख़जाना को भी, कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करें। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमने इस टाइम पे जो हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल्स हैं वो अचीव करें। बिल्कुल सही। शॉर्ट टर्म्स गोल्स हमारे रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना है। बिल्कुल सही। वो कैसे इंक्रीज करना है? जब तक हम बेनिफिट्स नहीं देंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, बिल्कुल। इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट के ऊपर नहीं लेके आएंगे, हमारी रेमिटेंसेस कभी नहीं इंक्रीज होगी। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, हमारे जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स होने चाहिए वो हमारी खारजा पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है हमारी गल्फ स्टेट्स के साथ, ताकि हम वर्क फोर्स को इस टाइम पे इमीडिएट बेसिस पे बढ़ा सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। और रेमिटेंसेस के अंदर मैं पहले भी ये बोल चुका हूं कि 25 से 30% का 1 साल में इजाफा मुमकिन है। बिल्कुल सही। पराचा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, इस पर भी हम जरा तफसील से बात करेंगे कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर की प्राइस में उसमें इतना ज्यादा गैप क्यों आ गया, ये जो ब्लैक मार्केट है ये अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई, इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन उससे पहले आपने जो ये बात कही कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेना भी बड़ा ज़रूरी है, यही गिला हमारी ताजर बरादरी भी करती है कि वो FPR हो या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो, हमारी कोई मिनिस्ट्री जो है वो ताजरों को ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले करती है। जिस तरह 2 दिन पहले मार्केट को रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया कि जनाब एनर्जी हम इससे बचाएंगे, इसके अलावा बाकी फैसलों पर भी। तो मैं डॉक्टर शुजात फारूक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इस पर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक्स है
उसको समझने के लिए भी आदादो शुमार को बड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है और ऑन ग्राउंड मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेना पड़ते हैं। आपके ख्याल में वज़ीर ख़जाना साहब की जो आज का ये जो प्रेसर है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो रोड मैप उन्होंने हमें बताया है वो कितना इफेक्टिव है? थैंक यू सुखेरा साहब। देखें जी, जो रोड मैप होता है वो सिंपल शॉर्ट टर्म नहीं होता है, एक साल का नहीं होता है। हमारे बड़े क्रॉनिक इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं, एक फिस्कल डिसिप्लिन है जिसमें रेवेन्यूज़ है और एक्सपेंडिचर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी बजट हैं वो डेफिसिट में हैं और ये बजट भी हम एक डेफिसिट में लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो बहुत ही उसकी पुअर पिक्चर है। इसी तरह सेकंड साइड पे अगर आप देखें तो ठीक है, हमने टेम्पोरेरी सर्टन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मैयर से, जिस तरह सलमान साहब ने बताया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया है, लेकिन अगेन ये आर्टिफिशियल है। ये फैक्ट है कि हम पिछले 20 साल में अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पाए। बिल्कुल। आप इसी पीरियड में देखें तो वियतनाम की एक्सपोर्ट 2001 में 14 बिलियन थी, हम 10 बिलियन पे थे, आज हम हार्डली 30 बिलियन पे हैं और वियतनाम 316 बिलियन पे है। बांग्लादेश इसी पीरियड में हमसे हाफ पे था, अब वो 52 पे हैं। और टर्की को इवन देख लें, वो तकरीबन जिसको कहते हैं वो भी तकरीबन 300 पे जा रहे हैं। तो ये फैक्ट है कि अगला साल बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखें पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, ये फैक्ट है। इन्फ्लेशन जिस तरह उन्होंने बताया कि 21% टारगेटिंग है, अगेन इस इन्फ्लेशन के साथ और एक अनसर्टन एक्सचेंज रेट के साथ जो लग रहा है कि ये ग्रोथ अचीव नहीं होगी। इसी तरह जो 5 E's की बात कर रहे थे जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अगेन देखिए ये 5 E's एक साल में अचीव नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो क्रॉनिक इशू है कि हम प्रोडक्टिविटी पिछले 20-40 साल में नहीं बढ़ा पाए, हमारी कंपेटिटिवनेस लूज़ हो रही है। इसी तरह आप एनर्जी को देख लें तो एनर्जी अगेन चले हमने प्रोडक्शन साइड पे तो काम कर लिया होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बिग चैलेंज है। बहुत सी डिस्कोज आज भी 60-70% लॉसेज में जा रही हैं और एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मेरे ख्याल से ये जितना भी बजट है हमें बड़ी सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि चाहे वो हमारा इंटरनल बैलेंस है, फिस्कल बैलेंस है, या चाहे हमारा एक्सटर्नल बैलेंस है। इंटरनल बैलेंस में देखिए हम टैक्सेस की तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी हम जो गवर्नमेंट साइज है जो फैल रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आदाद शुमार जो वज़ीर ख़जाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किए हैं उस पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ज़्यादातर की राय यही है कि उसमें हमें कोई प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आ रही और आर्टिफिशियल ये जो आदाद शुमार डिपिक्ट किए गए हैं या फिर जिस तरह की पिक्चर दिखाई गई है वो रोड मैप जो है उस पर चलना शायद मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर शुजात फारूक साहब, आप अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा सर। जी सर, थैंक यू। देखें जी, हम अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 साल से तो एक बजट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। मिनी बजट आते हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्री बजट आते हैं जी, और जिस PSDP की हम बात करते हैं हम उसको फुली तौर पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो देखिए, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमें शायद बड़ा सीरियसली जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है सोचना है और इसके लिए हमें एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए और जिसमें हमें बहुत फिस्कल कंसोलिडेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमें गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसको बड़ा क्लियरली देखना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम 1700 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर काबिल साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। IT के शोबे के हवाले से भी वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया कि हमने उसके लिए भी एक अच्छा बजट भी रखा है और रिफॉर्म्स की तरफ भी हम जाएंगे। IT से रिलेटेड हमेशा से पाकिस्तान में बड़ी पेचीदा सूरत हाल रही है। आपके ख्याल में अब जिस तरह साल 2021 में पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है उसने $2 अरब की एक्सपोर्ट्स की, लेकिन उसके बाद ये तनज़ुली का शिकार हो गई। तो एक तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं क्या है और आने वाले सालों में क्या IT के शोबे को कोई रिलीफ मिलेगा? इसमें अभी उन्होंने 80 बिलियन रुपीस रखे हैं फॉर IT एंड स्टार्टअप्स एंड फॉर यूथ।
यस और एक चीज़ वो हमें ये ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% जो है वो यूथ है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं दे आर अबाउट टू बी इन्वॉल्व इन मतलब वो रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। तो इन सब के लिए आईटी और टेलीकॉम जो है, चूँकि हमारी फाउंडेशंस बन चुकी हैं, 4G इसी गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्च किया था, 5G की टेस्टिंग ट्रायल हो चुका है। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी लॉन्च करें सही, और इसको आईटी और टेलीकॉम को प्रायोरिटी दें, और तमाम सेक्टर्स जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट और टूरिज़म, हर चीज़ में इसकी एप्लीकेशन है। तो सही। इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया की मिसाल देखें तो मोदी ने 2016 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की थी, और हमारे पास तो नादरा का डेटाबेस भी मौजूद है, जिसकी ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हर किस्म का जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं। और मोदी ने 2016 में जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिस पे हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एग्जैक्टली। और इसको डॉक्यूमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसने कैश की जो इन्वॉल्वमेंट थी, 90% ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी। बड़े नोट जो हैं उसको डीमोनेटाइज किया, ख़त्म कर दिया इकॉनमी में से। बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनका सारा कैश इकॉनमी है। तो अब 60% पे वो ड्रॉप हो चुका है। और हमारे मुल्क में तो मैं गूगल पे देख रहा था कि हमारे जो लोग हैं, दे आर द 4th इंटेलिजेंट नेशन इन द होल वर्ल्ड। हम फौरी तौर पे टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो अब रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से मेरी ये है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएं जो जिनका रियल इम्पैक्ट हो। इसमें अगर उनको कोई हेल्प और एडवाइस चाहिए तो मैं भी देने को तैयार हूँ। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है सही इस फील्ड में। सही। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इस सारे एकोसिस्टम में टैक्सेशन है, बिल्कुल FTR का रोल। बिल्कुल सही। अच्छा, ये टैक्सेशन का आपने जो जिक्र किया है, बिल्कुल आपने ये जो टैक्सेशन का जिक्र किया, डॉक्टर कैस असलम साहब से मैं चाहूँगा कमेंट कि आपने डॉक्टर साहब, इनफॉर्मल है हमारी सारी इकॉनमी और इसका फॉर्मल होना मुश्किल भी बहुत है। टैक्स की अगर बात की जाए तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है शायद वो टैक्स दे रही होगी। तो वो बिजनेसमैन हो या फिर तनख्वाहदार तबका हो, हर कोई टैक्स चुराने की क्यों कोशिश करता है, टैक्स देने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये टैक्स नेट को बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो ही प्रमोट करती है टैक्स का चुराना, वही प्रमोट करती जी। है। देखिए ना, आप 2-3 चीज़ें देखें। पहले तो फिलॉसफी ऑफ टैक्सेशन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि हमारी लायबिलिटी है कि हम टैक्स दें और गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि वो उसके बदले में हमें फैसिलिटीज़ दे, सर्विसेज दे, जस्टिस दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, स्कूल दे। जब ये एग्रीमेंट में ब्रेकेज आएगी तो फिर उसके साथ साथ जो बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, कि जब आपके पास एक बंदा आके आपने 2000 टैक्स देना है, 1000 रुपये आपसे ले आता है, तो उसके बाद बिल्कुल विद होल्डिंग टैक्स एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं इनकम टैक्स भी देता हूँ, सेल्स टैक्स भी देता हूँ और विद होल्डिंग टैक्स भी देता हूँ। सो जो सारी फिलॉसफी ऑफ वो टैक्सेशन है, फिर उसके अंदर एक और जो मुझे नज़र आती है कि आपने 7 गवर्नमेंट्स रखी हुई हैं, सही, प्रोविंशियल, GB, आज़ाद कश्मीर और फेडरल, और उस टैक्स पे वो चल रही हैं। जब आप अदाद शुमार आते हैं तो नज़र आता है कि जो बिग मैग्नेट्स हैं उनको हर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम दी है। जी जी। तो फिर मेरे जैसा बंदा सोचता है कि यार हम इतने साल टैक्स दे रहे हैं और एमनेस्टी मिल गई उसको जो चोर है। सही, सही। या फिर आप उनको मराते देते हैं। सो कहीं ना कहीं, और ये रेमिटेंसेस के साथ भी यही है
سو کہیں نہ کہیں ریشنلائز کرنا پڑے گا آپ کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھائیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں، پھر ہی آپ کا، اور پھر میرا تو یہ خیال ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی کو ڈیلنگ کرنا پڑے گا ٹیکسیشن سے، پھر وہ ڈاکومنٹ بھی ہوگی اینڈ سچ فورتھ. صحیح. بٹ اگر یہ ایک بلیف آ گیا ہے اس ملک میں کہ جی بلیک منی چلاتی ہے اس اکانومی کو، تو پھر وہ اکانومی تو بڑھے گی اینڈ سچ فورتھ. سو گورنمنٹ جو ہے اور یا گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ اس کو لوگ ایز فورن نہ دیکھیں، ایز اپنی مشینری دیکھیں، تاکہ وہ مشینری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کر سکے، وہ ایک وائبل پروڈکٹیو ایجوکیشن لا سکے، وہ وائبل پروڈکٹیو جو ہے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹری سیکٹر کو، بجلی کے سیکٹر کو کی ان ایفیشنسیز نکالے، تو خود ہی چیزیں ٹیکسیشن کی طرف جائی جاتی ہیں. مگر اگر آپ کہیں کہ جی ٹیکس دے دو مگر ہم تمہیں مناتے ہیں، نہیں دے سکتے کیونکہ مشکل ہے، کیونکہ غریب آدمی کو بھی دیکھنا ہے، اور تو پھر تو ٹیکس کون دے گا؟ پھر تو ہر کوئی ٹیکس چرائے گا. ہم کہتے ہیں پھر اکٹھا کر کے دیکھ لو. سو پرو پیپل آپ کو ہونا پڑے گا، پرو انویسٹمنٹ آپ کو ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل، بہت اچھی بات کیا آپ نے. اور پھر ٹرسٹ لیول کی بڑی گیم آ جاتی ہے اس میں، کہ جب حکومتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو ہر بندے کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ٹیکس چرائے. لیکن ندیم قریشی صاحب، آپ کے خیال میں کرپشن جو ہے اس کا کتنا لینا دینا ہے؟ ہم بلیک مارکیٹ کی بات تو کرتے ہی رہتے ہیں، ہم مافیاز کی کارٹلز جو مل کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کرپشن کتنی بڑی وجہ ہے ٹیکس نیٹ کا نہ بڑھنا اور لوگوں کا حکومتوں پر اعتماد نہ ہونا؟ اور کرپشن روکنے کے لیے تو حکومت آج تک جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سارے فیل ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ لوگ پیسے ٹیکس نہیں دے رہے، ایکچولی کرپشن گورنمنٹ خود کرواتی ہے. میں اور میرا کاروباری طبقہ یہ کرپشن نہیں کرتا. کرپشن یہ گورنمنٹ کے ہی لوگ ہیں جو کرپشن کی طرف مائل کرتے ہیں اور کرپشن کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر 100 روپے کی جگہ 50 روپے دینے پڑیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے 100 روپے دینے کی؟ نمبر 1 بھی صحیح ہے. نمبر 2، سب سے بڑی وجہ آپ کا مس ٹرسٹ ہے. لوگوں کا ٹرسٹ اتنا ویک ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں، ہمیں اس ٹیکس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، کیا ہمارے کچھ جان کی سیکورٹی سیفٹی، ہمارے بچوں کی کچھ سیکورٹی سیفٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لوگ ٹیکس دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں. آپ یقین مانیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بزنس فورم کے اوپر جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ لوگ آج بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں سے ٹیکس وصولی کا طریقہ کار وضع کر دیں، آپ اس کو آسان طریقہ کار دے دیں، لوگ آپ کو بے تحاشا ٹیکس دینے کے لیے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن آپ اس کا طریقہ کار آسان اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ آپ کے بندوں کے ہاتھوں سے باہر نکل جائے گا. بالکل صحیح. اگر آج آپ ایک صفحے کا ٹیکس کا طریقہ کار دے دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی صاحب آپ اپنا منافع منع کر کے باقی جو بچتا ہے اس میں سے ٹیکس دے دیں، تو آج شاید اس ایک صفحے کے کاغذ کے اوپر سارے لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں. لیکن ابھی تو پینٹ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن آ کتنی رہی ہیں، نہ ہونے کے برابر. آپ تو خود ٹیکس لینا نہیں چاہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اپنا طریقہ کار بدل لے اور لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دے، لوگ بزنس مین، تاجر، خواہ وہ ٹریڈر ہے خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں جو اپنے کارپوریٹ کی بات کی تھی، میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا کہ وہ جب بات کرتے ہیں $15 بلین کی ہم نے امپورٹ کو کم کر دیا، ہم نے وہ $15 بلین کی امپورٹ کو کم نہیں کیا. خدا کے لیے آپ اس پہ غور کریں کہ ہم نے وہ $15 بلین سے کتنی انڈسٹری بند کر دی. آپ نے اپنے ملک کی 25% سے زیادہ انڈسٹری بند کر کی صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پارٹس نہیں امپورٹ ہو رہے، آپ کی مشینری امپورٹ نہیں ہو رہی. آپ نے جب ٹرف دیا تھا تو وہ کیوں دیا تھا؟ اگر آپ کے پاس، آپ کو پتا تھا مشینری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو ٹرف میں پیسہ نہیں لوگوں کو دینا چاہیے. ٹرو دیٹ. بالکل. وہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھے.
वो आपने एक रिश्वत दी लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने 15 बिलियन डॉलर बचाया नहीं, बल्कि 15 के बजाय आपने 30 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया, कि आपने एक्सपोर्ट को भी कम कर दिया, आपने रेमिटेंस भी कम हो गई, आज आके नतीजा सिफर। और अगर आप ये इंपोर्ट आने देते, लोगों के मसाइल हल होने देते, ये छोटी छोटी चीज़ें इंपोर्ट होने देते, लोगों की फैक्ट्रियाँ चलती रहती। जी देखिए बिल्कुल। 80% मैं समझता हूँ एक चीज़ यहाँ बनती है, उसका 80% कंपोनेंट पाकिस्तान में है, 20% उसका कंपोनेंट जो है वो बाहर से आ रहा है। जी अब वो 20% आपने कंपोनेंट बंद किया, 80% यहाँ का भी बंद हो गया, तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ जी, फैक्ट्री बंद हो गई। 100% नुकसान हुआ, 100%। बिल्कुल सही कहा आपने नदीम कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट, योर टाइम। डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अदनान पराचा साहब, डॉक्टर अली सलमान साहब, डॉक्टर कामिल साहब, डॉक्टर शुजात फारूक साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। और मईशत की गिरावट रुक चुकी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े अल्फाज के साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत संभल भी जाएगी, लेकिन कैसे, ये जवाब उन्होंने नहीं दिया। IMF की इन शराइत पर अब हमारे साथ आगे चलेगा, या हुकूमत रिफॉर्म्स की तरफ किस तरह से जाएगी, या अपने अखराजात किस तरह कम करेगी, या एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाएगी, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अब देखना यह है कि कल का बजट जो है वो कितना अवाम दोस्त बजट होता है या फिर इंतखाबी बजट होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।